ओके एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत सभी का अल्टीमेट सी यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपको बता दूं भाई, आई एम सो हैप्पी बिकॉज आज हमारे साथ जुड़े हैं, आप जानते हो कौन? मिस्टर सिद्धार्थ नाहर, हु इज फ्रॉम कोटा राजस्थान। पर ये इंट्रोडक्शन ना कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट इंट्रोडक्शन ये है कि सिद्धार्थ नाहर फ्रॉम कोटा हु हैज स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 39 in CA Intermediate May 2024 examination, and he studied from our regular batch. Yes, so he studied costing from my regular batch, Vishwas batch from Ultimate CA. तो हम सिद्धार्थ से जानेंगे उसके पढ़ने के तरीके क्या थे, और भी उसके बारे में काफी सारी चीजें जानेंगे। एंड लेट्स ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। सो वेलकम सिद्धार्थ, स्वागत है आपका। हाउ आर यू फीलिंग? थैंक यू सर। प्लीज ओवर टू यू। सर मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रैंक आएगा। बट वो जो रैंक देख के, पहले तो पास देख के जो खुशी हुई थी वही बहुत अच्छी थी। फिर इतने अच्छे मार्क्स देख के फिर मैं रैंक चेक करने गया तो वो रैंक देख के जो खुशी होती है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल थी। क्या बात है। तो जब आपका मतलब आपने जब रिजल्ट देखा, आपके साथ और कौन था? सर मैं अकेला ही था, मैं मंदिर में बैठा हुआ था। तो वही रिजल्ट आया तो मैंने वही निकाल लिया था। उस वक्त ऐसा आप था। मंदिर में थे और वहीं आपने फोन जी जी किया? जी जी जी। क्या बात है, भगवान ने मतलब मंदिर में कृपा बरसा दी आपके ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत 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 बढ़िया। और फिर आपका आगे का स्टेप क्या था? आपने कॉल किया होगा घर में या दोस्तों को? फिर मैं मंदिर में था तो मैं ऊपर फिर फादर के पास आया। फादर को बताया तो फिर तो बस मतलब खुशी के आंसू थे बिल्कुल। पूरा उसी से। पेरेंट्स की तो भाई अलग ही खुशी होती है। मतलब हमारी जो हम्म। खुशी है ना, एक पास होने की एक अलग खुशी है, पर जब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं अपना रिजल्ट बता के, उसके बाद जो हमें खुशी मिलती है ना, बिल्कुल सर। दैट इज प्राइसलेस। और वो मतलब आप सच में। करोड़ों रुपए देकर भी वो खुशी आपको मिल नहीं सकती है। तो हम्म। अमेजिंग यार, रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम एंटायर अल्टीमेट सीए टीम एंड फ्रॉम दिस एंटायर यूट्यूब कम्युनिटी। सभी बच्चे जो भी भाई अभी देख रहे हैं, ये प्रीमियर हो रहा है, तो आप लोग भी कॉन्ग्रेचुलेट जरूर कीजिए, क्योंकि जब ये वीडियो प्रीमियर होगा तब सिद्धार्थ भी इसे देख रहे होंगे, तो आप लोगों के मैसेज जरूर पढ़ेंगे। सो सिद्धार्थ, अब मैं आपको ना मतलब सीधे प्रिपरेशन या सब्जेक्ट में आने से पहले थोड़ा आपके बारे में बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ कि आपके घर में कौन कौन है, और इस जर्नी तक आप कैसे पहुंचे। थोड़ा सा अपने बारे में पर्सनल चीजें बताइएगा। सर घर में मेरे मदर फादर रहते हैं और सिस्टर है वो जयपुर है। ओके। अब वो करेंटली जॉब कर रही है। तो और ट्वेल्थ के बाद मतलब मैं कहीं कंफ्यूज था कि मेरे को बीकॉम करना है अच्छे कॉलेज से या फिर मेरे को सीए की तरफ जाना चाहिए। तो मैं सीए को ही ऑप्ट किया क्योंकि मेरे को हम्म। लगा कि वो एक बेटर ऑप्शन है और बेटर स्कोप प्रोवाइड कर सकता है। फिर उसके बाद फाउंडेशन दिया। तो मैं फाउंडेशन पूरा यूट्यूब से किया था, मैथ्स भी आपसे ही पढ़ा हुआ था। तो तब भी मेरे मैथ्स में 92 मार्क्स आए थे। ओह वाह। तो उसके बाद फिर फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। फिर इंटर में पता चला कि मतलब पता था कि आप कॉस्टिंग पढ़ाते हो वापस। तो फिर कॉस्टिंग आपसे लेने का डिसाइड किया। ओके ओके। तो आई गॉट इट। तो आपके पेरेंट्स मतलब आपके पापा क्या करते हैं, क्या आपका अ, करते हैं उनका? वो फाइनेंस कंपनी में जॉब। अच्छा, फाइनेंस कंपनी में जॉब करते हैं, जी कोटा जी जी। राजस्थान में ही? आप जी प्रॉपर जी। कोटा से ही हो? जी नहीं, भिलवाड़ा। भिलवाड़ा राजस्थान। अच्छा, भीलवाड़ा से हो आप। ओके ओके, जी आई जी। भीलवाड़ा। तो वहीं आपकी स्कूलिंग हुई है? सर वहाँ मतलब वहाँ से हैं बट ओके ओके, स्कूलिंग कोटा की है। नेटिव राइट नाउ शिफ्टेड टू कोटा। हाँ शिफ्टेड टू कोटा, हाँ। नेटिव आपका स्कूलिंग भीलवाड़ा पूरी है। कोटा से ही है। स्कूलिंग पूरी कोटा से हुई है। ओके हम्म। ओके, गॉट इट। जी सर। तो एक पहला सवाल, ठीक है, टॉपिक में आने से पहले कि अ, कोटा एक बड़ा शहर है, वहां तो भाई कोचिंग का पूरा हब है, हालांकि आईआईटी हम्म। नीट का ज्यादा है। बट आई थिंक सीए के लिए भी ऑफलाइन क्लासेस वहां होंगी, है ना? उसके हम्म। बावजूद आपने ऑनलाइन क्लासेस ली, तो क्या मैं कोई स्पेसिफिक रीजन जान सकता हूँ क्यों आपने ये सोचा, कैसे आपने डिसाइड किया कि ऑनलाइन से बढ़िया होगा? सर पहले तो अपने टीचर्स के कुछ सजेशंस थे, प्लस साथ में कि जो अपने को टीचर्स में एक्सपर्टीज चाहिए, जो क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं जो जितना अच्छे से पढ़ा पाते हैं वो आप ऑनलाइन ही मिल पाते हैं। ऑफलाइन में ट्राई किया था बट उतने अच्छे टीचर्स मेरे को ऑफलाइन में मिल नहीं पाए।
ओ मतलब आपका मेन, क्योंकि जनरली काफी लोगों का रीजन होता है कि मैं जा नहीं सकता या अफोर्ड नहीं कर सकता, बट आपसे पहली बार मुझे ऐसा मतलब ऐसा बड़ा रीजन मिला है कि सर क्वालिटी। वरना कई लोग क्या बोलते हैं कि मजबूरी में ऑनलाइन पढ़ना है, क्वालिटी तो ऑफलाइन ही मिलती है। बट आई थिंक इट इज रिवर्स नाउ। मतलब आप हाँ करेक्ट। ऐसे स्टूडेंट हो जिसके पास ऑफलाइन ऑप्शन था, आपने ट्राई भी हम्म। किया, बट यू वांटेड क्वालिटी और वो आपको ऑनलाइन में देखने को मिली। तो जरूर सर, हाँ बिल्कुल। आई थिंक ऑल द व्यूअर्स, अगर आप भी कभी कंफ्यूज रहते हैं कि यार ऑनलाइन सही है कि नहीं है, तो लेट मी अश्योर यू गाइस, अगर आप डेमो लेक्चर्स देखोगे यू विल अंडरस्टैंड। तो आई हम्म थिंक सिद्धार्थ ने भी उस चीज को एक्सपीरियंस किया, जैसे सिद्धार्थ ने बोला कि फाउंडेशन यूट्यूब से किया आपने, है ना। हम्म। उसके बाद से वो चीज जो है आपको समझ में आ गई होगी कि ऑनलाइन से पढ़ाई अच्छी हो रही है, और फिर आपने हाँ। क्वालिटी टीचर्स ढूंढे। करेक्ट है। तो यार सिद्धार्थ, मुझे बताना कि फाउंडेशन का आपका रिजल्ट कब आया था, और वहां से लेके इंटर तक का पूरा प्लानिंग, कि कितने समय में आपने क्लासेस खत्म करी, और क्लासेस ज्वाइन करने से पहले आपने क्या क्या चीजें देखी थी कि मैं हाउ विल आई डिसाइड कि मुझे कहाँ से क्लासेस करनी चाहिए, और जैसा आपने सोचा था क्या वैसा ही टाइम से सिलेबस खत्म हुआ, रिवीजन किस प्रकार हो पाया, मतलब आपकी जो पूरी फाउंडेशन खत्म होने के बाद और इंटर के एग्जाम देने तक की जो जर्नी थी, वो हम्म। मेरे साथ एक बार शेयर कीजिएगा। तो सर हमारा रिजल्ट अगस्त फर्स्ट वीक में आया था, आई थिंक 7 अगस्त को आया था। तो मैंने 11 अगस्त से ही क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। ओके। अ, पूरा क्लासेस का कर दिया था। तो मैंने पहले ऑफलाइन ट्राई किया था, बट मैं कुछ महीने गया, मैं 1.5 मंथ्स कुछ ऑफलाइन गया। फिर उसके बाद मेरे को वो नहीं सूट हुआ, तो मैंने ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट किया, क्योंकि मेरे को लगा कि ऑनलाइन टीचर्स ज़्यादा बेटर है। तो मैं फिर ऑनलाइन शिफ्ट किया, तो मेरा थोड़ा सा टाइम वहाँ 1 महीने के आसपास वहाँ थोड़ा निकल गया। फिर उसके बाद बेसिक वही रूटीन रहता था कि हाँ सारी क्लासेस कंप्लीट करनी है। तो पूरा जनवरी तक और इवन फरवरी तक क्लासेस चली थी मेरी। तब तक पूरा क्लासेस हुआ। कुछ सब्जेक्ट्स मेरे और भी लेट गए, बिकॉज मेरा शुरू का टाइम जो हुआ था थोड़ा निकला था, उसकी वजह से मेरा क्लासेस का टाइम आगे बढ़ गया था। तो हम्म। वो इनफैक्ट मार्च मिड के अराउंड आ गया था, क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स मार्च मिड तक चल रहे थे मेरे। ओह। तो तो मतलब हम्म। आपने जब ऑफलाइन 1 डेढ़ महीने क्लास करी, तो जब आप ऑनलाइन में शिफ्ट हुए तो आई थिंक आप वापस से नए से शुरुआत करी थी आपने। मतलब जी आप, सर। देखा जाए तो 1.5 महीने तो आपका वैसे ही डिले हो गया था, क्योंकि हाँ वो भले आपको गया। चीजें आती थी, बट हाँ अब नए हाँ टीचर से पढ़ोगे तो भाई नया स्टार्ट से ही पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ। ओ माय गॉड, मतलब आप 1.5 महीने लेट शुरू कर रहे हो, उसके बाद भी आप जो अटेम्प्ट प्लान किया था उसी अटेम्प्ट में आपने एग्जाम दिया हम्म। और खत्म भी हुआ। तो आपका जैसे आप बोल रहे हो कि मार्च तक भी कुछ क्लासेस चली गई थी, हाँ बिल्कुल। तो उस समय मन में ये नहीं आ रहा था कि यार मैं बोथ ग्रुप दूं या ना दूं, मैं तो लेट हो चुका हूँ, सिंगल ग्रुप भी दे देना चाहिए। बिल्कुल आता था सर कि सिंगल ग्रुप पे स्विच कर जाते हैं, दे देते हैं सिंगल ग्रुप। बट वैसा था कि हाँ मतलब एक दे के ट्राई कर सकते हैं कि हाँ बोथ ग्रुप देने में बुराई क्या है। और वो लिटरली जैसे जैसे करते जाते हैं ना, तो चीजें होने लग जाती है। मतलब आपने ऐसा। अपने माइंड को सिग्नल दिया कि भाई मैं बोथ ग्रुप ट्राई तो करूं, भले मेरा डेढ़, हाँ एटलीस्ट टाइम। और आप कोशिश करते रहो, धीरे धीरे आपका सेकंड ग्रुप में भी वो ग्रिप बन गया जो फर्स्ट ग्रुप में था। हाँ एग्जैक्टली। यही मैं बच्चों को समझाता हूँ। कई बार क्या होता है ना कि एग्जाम 3 3 महीने लेट होते हैं, लोग अभी से ये सोच लेते हैं कि यार हमसे नहीं हो पाएगा। मेरा ये कहना है, अगर तुम बोथ ग्रुप दे रहे हो तो सिंगल तो वैसे भी निकल सकता है, बट हम्म। बोथ ग्रुप देने से कई बार एडवांटेज भी होता है, जैसे आज तो इनकी रैंक आई, बट हाँ। कुछ लोगों के साथ सेट ऑफ वाला एडवांटेज भी होता है। अभी हम्म। P24 में मेरे कई कई सारे रिजल्ट ऐसे हैं जिसमें बच्चों के सेट ऑफ भी हुए हैं दोनों ग्रुप के। तो भाई परिस्थिति कभी कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे 1.5 महीना इनका लेट हो गया, उसके बाद भी इन्होंने कवर कर लिया। तो इससे आपको सीखने मिलता है कि आपको भी हार नहीं माननी चाहिए, आखिरी तक लगे रहो। हो सकता है आप पूरा 600 नंबर का टारगेट कर रहे हो, बट 300 तो क्लियर हो जाए आपका। ठीक है। तो इस तरीके से गिव अप ना करें, और जैसा अप्रोच सिद्धार्थ ने फॉलो किया आपको भी करना चाहिए। अच्छा सिद्धार्थ, दूसरा मुझे ये बताना, जैसे क्लासेस के दौरान तो आई थिंक 7 8 घंटे की क्लास तो मिनिमम होती होगी, ज्यादा ही होती होगी ऑनलाइन में। आराम से, हाँ हाँ हाँ। अब क्लासेस तो सभी लोग अटेंड करते हैं, कहीं से भी किन्हीं ने कोचिंग करी हो, जो भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होते हैं। पर बच्चे परेशान होते हैं कि यार क्लासेस के बाद का जो समय है उसमें क्या करें। कुछ लोग वरीड होते हैं कि होमवर्क तो कर ले लेकिन रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा। तो आपने बाकी का समय जो है वो क्या किया था, और
कैसे अप्रोच किया था क्लास के फेज में? अभी हम रिवीजन में नहीं आए हैं, सिर्फ क्लास के फेज में। क्लासेस के फेज में मोस्टली अपना 8 to 9 आवर्स का क्लासेस होता था। उसके बाद होमवर्क होता था थोड़ा बहुत। बहुत मतलब हाँ, 2-3 घंटे के आसपास चलता था होमवर्क। ओ, उसके बाद अगर टाइम मिलता था, जैसे मतलब थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेता था, तो जो अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ते थे उसका रिवीजन कर लेता था मैं, ओ, ताकि नेक्स्ट क्लास से पहले उसका थोड़ा टाइम लगता था, 5-10 मिनट उसमें अपना प्रीवियस क्लास का पूरा रिवीजन हो जाता था। तो उससे नेक्स्ट क्लास में और अच्छी ग्रिप आती थी, ओ। कॉन्सेप्ट समझने में और मदद हेल्प होती तो यहाँ पर आपने बोला अगर टाइम मिलता था, मतलब कई बार ऐसा भी होता होगा कुछ दिन कि आपका होमवर्क थोड़ा लंबा थी। खींच गया, हाँ, तो आप रिवीजन नहीं कर पाते होगे। कभी कभार नहीं हो पाता था, बट मोस्टली मैं ट्राई करता था कि हो जाए। मोस्टली आप करते थे, ट्राई हो जाता, मतलब आप 8-9 घंटे की क्लास कर रहे हो, उसके बाद 2 घंटे होमवर्क, मतलब ऐसे देखा जाए तो स्टडी को टाइम आप करीबन 12 घंटे डिवोट कर रहे थे। हम्म। एंड मुझे भी ऐसा लगता है जब हम क्लास कर रहे हैं ना, उस समय क्या है, सेल्फ स्टडी करना और क्लास करने में फर्क है। सेल्फ स्टडी में ज्यादा मेहनत लगती है। क्लास के साथ 3-4 घंटे पढ़ा जा सकता है और 12 घंटे का टोटल कैचअप किया जा सकता है। और इसमें आप साथ में जो थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर रहे हो अगली क्लास से पहले, तो आपकी हम्म। ग्रिप अच्छी बन जा रही है। बहुत अच्छा पॉइंट है टू बी टेकन कि यार हमें जो समय मिल रहा है ना, खाली हम ये सोच के नहीं पढ़ रहे कि हम भूल गए कि क्या हो गया। हम इस ऑब्जेक्टिव से पढ़ रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स मेरे को पिछले कुछ दिनों में पढ़ाया गया, अगर मैं उसको पढ़ लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर का 4th लेक्चर चल रहा है, पार्ट 3 तक तुमने रिवाइज कर लिया, तो पार्ट 4 और बेटर समझ में आएगा। तो अप्रोच में अंतर है। कई लोग क्या होता है ना, कई लोग ये बोलते हैं, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ सिद्धार्थ, कि तुम मार्जिनल में पहुंच गया, मार्जिनल से पहले हमने 5 चैप्टर पढ़े हुए हैं, तो क्या तुम पांचों हम्म। चैप्टर रोज रिवाइज करते थे क्या? नहीं सर, जो अपना जस्ट प्रीवियस क्लास होता था उसको डेली रिवीजन, मतलब उसको उठा लेता था, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट हो जाते थे। राइट, मतलब कि जो चल रहा है करेंटली। हम्म। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में ये आता था क्या, अभी पुराना जो है, जो मैंने 1 महीने पहले पढ़ा है, उसको भी मैं अभी रिवाइज करते ही चलूं, वरना कोई मतलब नहीं है? या फिर तुम लेट गो कर देते थे उस चीज को? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं आया, बिकॉज इतनी सारी चीजें एक साथ मैनेज करना नहीं हो पाता है। तो वो मैंने रिवीजन के लिए छोड़ा था कि हाँ, जब अपन रिवीजन करेंगे तो सब उठा लेंगे एक साथ। यस, मतलब भाई अगर मैं कोई चीज पढ़ के निकला हूं, अगर मेरा फोकस अच्छा रहा है ना, तो जब क्लासेस खत्म होने के बाद रिवीजन का फेज आएगा तो उसमें वो चीज रिवाइज हो जाएगी। हम्म। आप ये नहीं कर सकते कि आप पूरा क्यूमुलेटिव लेकर चलो, इंटर में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इंटर में ऑलरेडी आप क्लास इतनी दे रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, तो अभी तक जितना पढ़ा उसको डेली क्यूमुलेटिव रिवाइज नहीं किया जा सकता। हाँ, आपको रिवीजन करना है तो जो टॉपिक चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है, उसकी 2-3 क्लास या पिछली क्लास उतना कर लो, ताकि ग्रिप बनी रहे। एटलीस्ट जो हम्म। सेम डे पढ़ा है उतना तो रिवाइज कर लो, ये तो बेयर मिनिमम है। राइट, बिल्कुल सही। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, ताकि बच्चों को हेल्प मिले कि जब क्लास चल रही है तब क्या करना है। चलिए, अब क्लास हो जाती है खत्म, सिलेबस हो गया एंड। हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स का बच गया हो, लेकिन मान लेता हूं कि मेजोरिटी सब्जेक्ट का आपका फरवरी तक हो गया था। तो मार्च, अप्रैल और मई, जिसमें आपका सेल्फ स्टडी का पीरियड बढ़ता जा रहा है और क्लास का पीरियड कम होता जा रहा है, उसमें आपने कैसे अपने आप की तैयारी स्ट्रेटेजाइज करी थी? कितनी बार रिवीजन किया था, कैसे रिवाइज किया था, और एग्जाम तक क्या क्या चीजों का आपने ध्यान रखा था रिवीजन फेस? रिवीजन फेज में मैंने ऐसे डेज एलोकेट करे थे कि हाँ, इतने डेज इस सब्जेक्ट को देने हैं। बाकी मतलब ऐसे डेज एलोकेट कर दिए थे हर सब्जेक्ट को कि इतना टाइम थोड़े थोड़े सब्जेक्ट को देंगे, प्लस थोड़ा सा गैप टाइम, क्योंकि जरूरी नहीं है हमारा प्लान एकदम आइडियल हो और वर्क कर ही जाए। तो थोड़ा सा गैप टाइम दिया था कि हाँ, कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वो मैनेज हो जाएगा। फिर रिवीजन फेज में सबसे पहले आईसीआई स्टडी मैट उठाता था। अपनी बुक्स में तो इनकॉर्पोरेटेड ही है, तो अपनी बुक से हो जाता था काम पूरा। तो सबसे पहले स्टडी मैट करता था। फिर उसके बाद मैं थोड़े पीवाईक्यूज और आरटीपी पे जाता था। और मॉक टेस्ट मैंने दोनों दिए हैं आईसीआई के। आईसीआई के मटेरियल के बाहर कुछ भी नहीं देखा मैंने, जो तो अपना एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू और स्टडी मैट बस, और बहुत बेसिकली सफिशिएंट है। सोर्सेज ऑफ आईसीआई स्टडी मैट प्लस करेक्ट। एमपीपी पे है, क्यूआरटीपी। हम्म। अच्छा, और रिवीजन कितनी बार किया तुमने? रिवीजन सर, ऐसे मेरे 2 टाइम्स था रिवीजन अपना कॉस्टिंग का। प्लस जो अपने फॉर्मूलाज बहुत कम होते हैं, कॉन्सेप्ट्स एज सच कॉस्टिंग में इतने ज्यादा नहीं है, तो कुछ लिमिटेड टाइम में ही रिवाइज हो जाता है। मतलब आप क्वेश्चंस करने जाओ तो बहुत टाइम लगता है, बट अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो कुछ ज्यादा टाइम रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कुछ मिनिमम घंटों में रिवीजन हो जाता है। और अपने पास कॉन्सेप्ट बुक थी अलग से, तो बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता था। हम्म।
मतलब जिसमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन थे वहां से आप कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट फटाफट वहां से रिवाइज कर लेते थे? हाँ, एक बार जैसे क्वेश्चन अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं तो मिनिमम 2-3 आवर्स में पूरा हो जाता था अपना मैक्सिमम। और फर्स्ट रिवीजन जो आपने किया तो वहां तो आपने क्वेश्चंस भी करके देखे वहां होंगे? पे क्वेश्चंस कर रहे थे, बिल्कुल। ओके। क्वेश्चंस मैंने 2 बार रिवाइज करे हैं वापस। एक अच्छा। बार तो अपन ने क्लास के साथ करा था, फिर 2 बार रिवीजन के टाइम पे। तो जब आप कोई जैसे मान लिया आपने चैप्टर उठाया मटेरियल, आपने उसका कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, उसके क्वेश्चंस की मैं फर्स्ट रिवीजन की बात कर रहा हूँ, हम्म। तो उसी समय रिवाइज करके फिर उसके पीवाई क्यू आरटीपी करते थे या दो रिवीजन करके लास्ट में पीवाई क्यू आरटीपी? नहीं सर, सेम टाइम पे एक चैप्टर उठाया, उसी चैप्टर के पीवाईक्यू और वो सब उठा ली, ताकि वो इजी पड़ता है। अपन फ्लो में होते हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ और क्वेश्चंस के साथ, तो वो फ्लो में पीवाईक्यू और वो सब भी हो जाता हो जाता है। यही मैं स्ट्रेटजी बच्चों को बताता हूँ, पीवाई क्यू आरटीपी। मैं क्लास में आपने भी मेरी क्लास अटेंड करी है, है। मैं जब चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तब उसके सारे पीवाई क्यू आरटीपी नहीं करवाता, हम्म। लेकिन मैंने सेशंस दिए हुए हैं लास्ट में कि हाँ अगर हाँ किसी हाँ। को पीवाई क्यू आरटीपी जब सेल्फ कर रहा है तब प्रॉब्लम आती है तो वो सेशन देख सकता है। तो करेक्ट। क्या यही तरीका तुम्हें सही लगा या फिर क्लास में मुझे स्पून फीडिंग करवानी चाहिए? नहीं सर, मेरे को तो यही बेस्ट लगा, क्योंकि अपन पहले कॉन्सेप्ट से थोड़े गो थ्रू हो जाते हैं ना, अपन पूरा स्टडी मैट कर लेते हैं तो अपने को समझ आ जाता है। फिर जब रिवीजन फेज में उठाते हैं ना, तब मैंने फिर पीवाईक्यू वो सब उठा लिया। तो मेरे ओके। को उस टाइम ऐसा नहीं लगा कि बहुत एडवांस सा कुछ है, क्योंकि सब था पहले से पढ़ा हुआ इतना। तो बेसिकली मार्च और अप्रैल 2 महीने में आपने मतलब 6 के 6 सब्जेक्ट्स में इस हाँ हाँ। अप्रोच से अच्छा रिवीजन कर लिया, और 2 बार रिवीजन आपने अच्छे से किया, मुझे ऐसा लगता है ना? तो जो लोग नंबर ऑफ रिवीजन्स पे बात करते हैं कि 5 बार करना है, 6 बार करना है, मुझे ऐसा लगता है कि कैसे पॉसिबल है? अगर हम अच्छे से करने जाएंगे तो 2 बार भी पेपर देने के लिए बहुत इनफ होता है। हाँ सर, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में तो एक बार ही हुआ था। एक बार वो उस एग्जाम टाइम में जो अपना 1.5 डेज का गैप होता है ना, उसमें सेकंड रिवीजन निकला था मेरा। तो अच्छा। मोस्टली सब्जेक्ट में मैं एक रिवीजन पे ही पेपर देने गया था, अच्छा। अब बिकॉज मेरा जैसे, शुरू का टाइम लेट हो गया था। हाँ ओके, मतलब पहले तुमने इतना इफेक्टिव पढ़ा है कि एक रिवीजन के भरोसे तुम गए थे हाँ और एग्जाम हाँ। के एक दिन सेकंड पहले रिवीजन भी एग्जाम टाइम पे। सेकंड रिवीजन कर लिया तुमने, बहुत अच्छी एग्जैक्टली बात है। हाँ। वेरी नाइस। तो अब एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि यार 1.5 डेज को कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए क्या तुम पहले से कोई तैयारी करके चल रहे थे, कोई शॉर्ट नोट या कोई समरी? बेसिकली एक तो अपने जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके लिए, और दूसरी चीज जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो अपने को हार्ड लगते हैं, फील होते हैं कि ये हार्ड है, तो मैं उनको मार्क करके चलता था। क्योंकि जब अपन 1.5 डेज में रिवीजन करते हैं तो सब नहीं पढ़ सकते, तो वो मार्क्ड जो क्वेश्चंस होते थे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, या मेरे को इसमें डाउट होता है, तो उनको मैं मार्क करके चलता था। तो वो मैंने 1.5 डेज में लिया था। तो वो मार्क आपने फर्स्ट रिवीजन करते समय कर लिया था? नहीं, मैंने क्लासेस करते वक्त ही कर लिया। क्लासेस करते दौरान ही कर लेते? तो देखो आपको अभी से सोचना होगा बच्चों की 1.5 डेज का चैलेंज तुम्हारे सामने है, अभी से उसकी थोड़ी सी तैयारी करके चलोगे कि मार्क करते चलोगे, एटलीस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ये चीज बहुत काम आती है, क्योंकि थ्योरी तो रिवाइज हो सकती है 1.5 डेज में, हम्म। पर क्वेश्चंस तुम नहीं कर सकते सारे रिवाइज। तो जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, जो हार्ड लग रहे हैं, उन्हीं को रिवाइज करो। तो सिद्धार्थ, मैं चाहूंगा, जैसे कि हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि पेरेंट्स के चेहरे में जो खुशी होती है ना, वो बहुत प्रीशियस होती है। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपके फादर के चेहरे में जो खुशी थी वो कैसी थी, उसको मैं भी ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। तो अगर आपके फादर अवेलेबल हैं तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी सर, बुलाते हैं। हाँ, या। तो सिद्धार्थ अपने फादर को बुलाने गए हैं, और आज हम सिद्धार्थ के फादर से भी बात करेंगे, और आप लोग भी ऑब्जर्व करना कि जब हमारा भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, मैनिफेस्ट करो उस चीज को यार कि हम मेहनत करेंगे, हमारा भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और उस दिन जो हमारे पेरेंट्स के चेहरे में खुशी होगी वो कैसी नजर आती है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस सेशन में, अभी के अभी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड गुड आफ्टरनून इवनिंग। सर। नमस्ते, नमस्ते। कैसे हैं जी सर जी। आप? बस बढ़िया सर, बहुत बहुत अच्छे सर। तो मैंने आपको यहाँ इसलिए इनवाइट किया है कि ये वीडियो हमारे बहुत सारे बच्चे भी देखेंगे, जो श्योर श्योर सर। सिद्धार्थ की तरह, जो लोग बहुत मेहनत करके इंटरमीडिएट फाइनल के एग्जाम्स देते हैं फाउंडेशन के। तो ओके। हम लोग बात कर रहे थे कि पेरेंट्स के चेहरे में जो हैप्पीनेस आती है, मैं भी एक सी स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी सी हूँ, मैंने भी हर लेवल में वो मेरे पेरेंट्स के फेस में हैप्पीनेस देखी है। तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ कि जब आपको सिद्धार्थ ने सबसे पहले बताया कि उसका वो पास हो गया एक बार में और ऑल इंडिया रैंक आई है, तो आपको कैसा फील हो रहा था?
सर देखिए, ये इसने रिजल्ट एक मंदिर में देखा सर। एक्चुअली हमारे सोसाइटी में नीचे मंदिर है, वो वहां दर्शन करने गया था, वहीं रिजल्ट आ गया। रिजल्ट देख के भाई रन अप टू आवर फ्लैट, और पापा पापा मेरा AIN 39 आया है। सो यू कांट बिलीव, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि इसने जो साल भर 2 साल से मेहनत करी है सर, उसका इसको ऑप्टिमम पूरा रिजल्ट मिला। तो बिल्कुल ये पूरे परिवार के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी का विषय था। और आप सभी का गाइडेंस रहा सर, सपोर्ट तो रहता है, कॉन्फिडेंस इससे उसी से बिल्डअप हुआ इसका। तो बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल लगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे ऑल इंडिया रैंक आती है तो ये मतलब सिर्फ उस स्टूडेंट की मेहनत नहीं है, उसके बैकग्राउंड में पूरी फैमिली भी सपोर्ट करती है। तो घर यस में यस। कैसा इन्वायरमेंट था पिछले एक साल से जब वो इंटर की तैयारी कर रहा था? हो सकता है कभी कोई असेंबली मतलब आपको बाहर जाना होता होगा किसी रिलेटिव्स के यहाँ, या फिर कोई गैदरिंग होती होगी, तो उस समय राइट पर राइट। सिद्धार्थ का क्या अप्रोच रहता था और आप लोग उसको किस तरीके से सपोर्ट करते थे, और आपके क्या सेक्रीफाइसेस थे उसकी प्रिपरेशन? सर देखिए, पिछले इनफैक्ट 3-4 साल से इसका स्टडी कर रहा है, फ्रॉम 10th टू टिल CA इंटर। हम्म। ये टॉपर रहा है, 12th में भी स्कूल टॉपर रहा है, एंड फाउंडेशन में भी इसका 338 मार्क्स था। एंड तो 3-4 साल हम लोग ने इसको पूरा सपोर्ट किया। ये जैसे लाइफस्टाइल में रहना चाहता था, हमने बहुत सेक्रीफाई किया इसके लिए। ये जैसा पढ़ना चाहता था, ये जिस तरीके से रहना चाहता था, लेकिन कुछ असेंबली में हम इसको प्रमोट करते थे कि कुछ थोड़ी देर थोड़ा तेरा सा चेंज हो जाएगा, तो यू शुड मूव टू योर फैमिली आल्सो। थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है, कुछ नया इन्वायरमेंट मिलता है, एटमोसफियर नया चेंज होता है। तो इसको थोड़ा सा मोटिवेट करते थे, बट ये नॉर्मली अवॉइड ही करता था ओके ओके, कि समझ गया। मतलब वो उस चीज को लेके काफी स्ट्रिक्ट था, लेकिन ये चीज भी अच्छी है सर कि आप उसको ये चीज बताते थे कि थोड़ा बहुत घुलना मिलना जरूरी है, क्योंकि हाँ, एक लेवल के बाद सैचुरेशन आ जाता है, इंसान अगर एक सेम मोनोटोनस हो जाता है। अगर मोनोटोनस। एक ही एक्टिविटी में रहता है तो मोनोटोनस इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो मैं इसको यही समझा रहा था कि थोड़ा सा आप बाहर जाओगे तो थोड़ा सा माहौल चेंज होगा, कुछ नई चीज हो सकता है, सीखने को मिलेगी आपको। सही बात है, सही बात तो है। प्लस मैं इनको इसको ये कहता था कि अपने जितने भी टीचर्स हैं उनको आप शेयर करो सब चीजें, कि मेन क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या कैसे अपन इम्प्रूव कर सकते हैं उस चीजों को। एंड मेरा एजुकेशन इन्वायरमेंट तो है ही। इनफैक्ट मेरी डॉटर बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस है। ओके। अब नाउ शी इज इन जॉब। तो हम्म। उसको थोड़ा इन्वायरमेंट एजुकेशन वाला, मेरी वाइफ शी इज टीचर ओके। इन सब्जेक्ट ऑफ साइंस, साइंस मैथ्स। हाँ हाँ हाँ। तो वो भी सपोर्ट रहा इसको। एंड इसका इसका मैथ्स में कमांड बहुत अच्छा था। ओके। उसका 100 आउट ऑफ 100 आया था CBSE 12th में। वाह, अमेजिंग, अमेजिंग सर, प्राउड मोमेंट। और हमको मेरे को थोड़ा सा मैंने इसको कभी ये नहीं शेयर किया कि ये AIR ला सकता है। हाँ बट हाँ। मेरी और मेरी वाइफ को इंटरनल था कि एक इंट्यूशन था कि ये AIR लाएगा। हम्म। क्योंकि जिस तरीके से ये पढ़ रहा था, ये जो इसका डेडिकेशन था, जब पैशन था इसका, वो मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो ये AIR ले आएगा। बट हम्म। इतना नहीं सोच रहा था कि टॉप 50 आ जाएगा। नहीं तो आपने ये चीज नहीं बोली तो शायद ये भी पॉजिटिव काम करती है, क्योंकि कई बार प्रेशर बन जाता है बच्चों को अगर हम बोले कि तुमको ये यार लाना है। नहीं नहीं नहीं, हमने इसको यही किया कि आप कंसेप्ट आप अच्छे बनाइए अपने। हाँ। नंबर का कोई गेम नहीं होता सर। कंसेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो फ्यूचर आपका अच्छा है। सही है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो सही बात मैंने है। और मेरी वाइफ ने इसको यही मोटिवेट किया कि आप जो भी पढ़े उसको कंसेप्ट आपके पूरे होने चाहिए। तो ये तो पेपर है सर, 3 घंटे में क्या होगा, नो बडी नोज। बिल्कुल तो बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आगे तो बहुत लंबी लाइफ है, वो कहीं ना कहीं काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात उसी सही। पे ये चला। इसको हमने कभी इतना प्रेशराइज नहीं किया कि तेरे को AIR लाना है। हम्म। हमने इसको हमेशा यही बोला कि तेरे को क्लियर करना है बस, बिल्कुल बाकी यू डू योर बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से आपको, पूरी फैमिली को। थैंक और थैंक यू आपने सर। और आपने जो ये मतलब लर्निंग एनवायरनमेंट बनाया है, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो इससे और भी जो वीडियोस पेरेंट्स दूसरे भी देखेंगे उनको भी सीखने मिलेगा। तो थैंक यू सो मच सर सेशन में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक थैंक्स।
तो सिद्धार्थ भाई, बहुत अच्छा लगा आपके फादर से बात करके, ठीक है। और रियली यार, आपको भी ग्रेटफुल होना चाहिए, इनफैक्ट आप होते भी होगे कि जी सर आपको बिल्कुल। इतना अच्छा सपोर्ट मिला घर से और इतना बढ़िया एनवायरनमेंट सबने दिया है। तो बहुत अच्छी बात है, अमेजिंग। अब यार हम लोग टुवर्ड द एंडिंग ऑफ द सेशन आ गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से, आप अभी अभी रिसेंटली पास किए हैं तो आपने जी चैलेंजेस पिछले एक साल में देखे हैं, कुछ तीन चार पॉइंट्स जो आप अपने बाद वालों को देना चाहोगे, जो लोग अब इंटर की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या फिर जिनका सितंबर में या जनवरी में एग्जाम है, थोड़ा सा गाइडेंस बच्चों को दे दीजिए, उसके बाद हम लोग रैप अप करेंगे। हाँ सर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगती है कि कुछ बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। प्रॉपर अपना 3 आवर का जो टाइमिंग होता है उसको सेट करके, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम, वो टाइम सेट करके मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर एग्जाम टाइम में आप वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते हो। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैंने जो बताई थी वो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करने की आदत, वो बहुत हेल्प आउट करती है। क्योंकि आप 1.5 डेज में जब आप रिवीजन करते हो तो लगता है कि हाँ ऑलमोस्ट आपकी सब कवरेज हो रही है, तो कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ मैंने सब कवर कर लिया है। हम्म। तीसरी चीज, और मेरे को जिसने हेल्प किया, मैं पर्टिकुलरली थ्योरी सब्जेक्ट्स में ये फॉलो करता था कि अपना वो सुबह के टाइम कुछ 10-15 मिनट प्रीवियस क्लास को रिवाइज करना। क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल थोड़ा स्ट्रांग था, तो मैं थ्योरी को थोड़ा साथ में लेके चलता था ताकि दोनों में बैलेंस बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी एक अच्छा लर्निंग पॉइंट है कि कई बार हमारा जो स्ट्रांग पॉइंट होता है ना, हम वही वही करते रहते हैं, और जो हमारी वीकनेस है उसको भूलते हैं कि यार बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो ये डेली बेसिस में थ्योरी को थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देते थे, राइट। हम्म। और एक एक दो लाइंस में हमारे कॉस्टिंग के बैच का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, वो भी एक बार बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, सो दैट अगर कोई बच्चे फ्यूचर में सोच रहे हो मेरे से पढ़ने का, तो उनको एक आइडिया लगे कि हाउ डू वी स्टडी इन द बैच, रेगुलर बैच। सर, जो मेरे को बेस्ट पार्ट लगा ना कि आप एकदम बेसिक से उठा के एकदम टॉप तक ले जाते हो, मतलब बिल्कुल एकदम स्क्रैच से सिखाते हो चीजों को धीरे धीरे बिल्डअप करके। तो वो चीज ना एकदम इफेक्ट नहीं करती कि हाँ यार बहुत कुछ हार्ड आ गया है हमारे सामने। तो बहुत धीरे 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 करके अपन स्टेप अप करते हैं ना, तो वो चीज बहुत हेल्प आउट करती है अपन को सीखने में। क्योंकि अपन ने डायरेक्टली सीधा पीवाईक्यू पे जंप नहीं कर गए, सीधा आरटीपी पे जंप नहीं कर गए। अपन ने पहले स्टडी मैट सीखा, कॉन्सेप्ट सीखे, फिर अपन नेक्स्ट लेवल पे जाके अपन ने पीवाईक्यू अटेम्प्ट किए। तो कुछ बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लगा कि कुछ बहुत हार्ड आ जाएगा पेपर में, कैसे होगा। तो वो चीजें बहुत हेल्प आउट करी, स्पेशली ये चीज मुझे बहुत फायदा करी कि अपन ने चीजों को बहुत धीरे धीरे स्क्रैच से सीखा। ग्रेजुअली अपन ने इस चीजों को सीखा, तो पता नहीं चला कि कब हमको हार्ड चीज भी हाँ ग्रिप आ गई एग्जैक्टली। हमारी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर इनपुट्स। एंड वन मोर टाइम, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम सभी आपको थैंक बेस्ट यू विशेस सर। देते हैं फॉर योर फाइनल जर्नी, फॉर योर आर्टिकलशिप जर्नी। और बहुत ही जल्दी फिर से गुड न्यूज सुनाइए, जल्दी से सीए सिद्धार्थ नाहर बन जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।